नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों। मैं प्रियंका आप सभी का उत्कर्ष परिवार में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये जो अपनी एक विशेष यूट्यूब की सीरीज है, इसमें एक दिन मेरी पहले क्लास हो चुकी है कि भारत का विभाजन कैसे अपरिहार्य था, और मैंने एक अच्छा सा लेक्चर मेरी अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज एक अगली क्लास में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या है 1944 का, और देसाई लियाकत पैक्ट क्या है 1945 का। बहुत ही उलझे हुए से पॉइंट है दोनों, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के बड़े अच्छे पॉइंट्स में से दोनों पहचाने जाते हैं। और विशेषकर जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी, झारखंड, इन सब में फैक्चुअल में भी इनको पूछ लेता है, और मेंस की परीक्षा में भी इन पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन बना देता है। तो हम बात करते हैं मित्रों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूले की और देसाई और लियाकत पैक्ट के बारे में। ये जो तस्वीर दिख रही है आपको, जिसमें गांधी परिचर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, किनके साथ जी? तो मित्रों ये बातचीत कर रहे हैं किनके साथ? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के साथ। देखते हैं हम इसके बारे में, सुनिए ध्यान से। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी जी? सबसे पहले हम बात करते हैं CR फॉर्मूला क्या है। ठीक है, CR फार्मूला जो क्वेश्चन पूछा गया लैंग्वेज वही उठा लेते हैं। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ठीक है, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, आप सब थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड देखो मित्रों। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तब से लेकर लगातार ही मित्रों कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हमें थोड़ी बहुत सांप्रदायिक विवाद दिखते हैं। 1909 के मोर्लेमेंटो अधिनियम में मुस्लिम लीग को में यानी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति यानी मंडल का अधिकार दे दिया गया। कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर मुस्लिम लीग को हमेशा हावी बनाने का भी प्रयास किया गया। समस्याएं लगातार बढ़ती ही चली गई। थोड़ी बहुत हमें एकता दिखी थी हालांकि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के समय, लेकिन वो एकता भी 1922-23 के बाद में लगभग सांप्रदायिक विवाद में बदल ही चुकी थी। सबसे ज़्यादा समस्याएं तब आई जब 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के आम चुनाव हुए, और उन चुनावों में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, और मुस्लिम लीग ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उस समय कहते हैं कि कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना को काफ़ी इस बात से ठेस पहुंच रही थी, और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर हिंदू संगठन होने के आरोप लगाने शुरू किए, और 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत जैसे सिद्धांत भी प्रतिपादित हुए। देखते ही देखते सांप्रदायिकता जो है वो मित्रों गहरी और एक बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट सांप्रदायिक धार्मिक सांप्रदायिकता में बदल गई। हिंदू मुसलमानों के झगड़े भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गए, हिंसाएं भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गई। जगह जगह मित्रों हिंदू मुस्लिम दंगे होने लग गए। जहाँ हिंदू बहुसंख्यक मात्रा में थे वहाँ उन्होंने मुसलमानों पर जोर आजमाइश करी, लेकिन जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक मात्रा में थे उन्होंने हिंदुओं के ऊपर भी मित्रों काफ़ी जुल्म किए, हत्याएं हुई बहुत सारी, और लूट खसोट जैसी असामाजिक घटनाएं भी सामने आने लग गई। अब कांग्रेस और लीग दोनों ही सोचने के लिए मजबूर हैं कि इस विकट परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए। में भारत विभाजन का सवाल सामने है, अंग्रेजों से मुक्ति का विचार भी सामने खड़ा है, लेकिन बड़ी समस्या तो ये है कि हम क्या ही स्वतंत्रता पालेंगे, हम क्या ही अंग्रेजों से मुक्त हो लेंगे। हम तो खुद ही मित्रों एक मत नहीं है, हम तो खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, हमारे भीतर तो खुद में ही नेशनलिज्म नहीं है। हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई बरसों बरसों से चली ही आ रही, आज दिन तक भी चल रही है, लेकिन उस समय भी मित्रों बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे दिख रहे थे। तो उस समय कहते हैं कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता हैं जिनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, ध्यान से सुनना मैं जो शब्द बोलूं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने संवैधानिक गतिरोध को कम करने के लिए, सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए और कांग्रेस व लीग में सहयोग के लिए
एक फॉर्मूला प्रस्तुत किया, इसे ही CR फॉर्मूला यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। ये फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया? 10 जुलाई 1944 को, 10 जुलाई 1944 को। तो पहली लाइन आपको क्या याद रखनी है? ध्यान से सुनिए, मेंस के अकॉर्डिंग भी अगर आए तो एज इट इज आप लाइनों का इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान से सुनो। कांग्रेस के दिग्गज नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कांग्रेस के दिग्गज नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा, कांग्रेस के दिग्गज नेता कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा। अब मैं कुछ अच्छे बिंदु लिख रही हूं जिनको थोड़ा फोकस करना है। ये शब्द ऐसे होते हैं जो मेंस में आपको यूज करने चाहिए। के द्वारा संवैधानिक गतिरोध कम करने, सांप्रदायिक समस्या के समाधान तथा कांग्रेस लीग में आपसी सहयोग के लिए, कांग्रेस लीग में आपसी सहयोग के लिए 10 जुलाई 1944 को एक सूत्र प्रस्तुत किया, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ना, एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसे CR फॉर्मूला कहा गया, जिसे CR हिंदी में लिखते हैं क्योंकि हम हिंदी में देख रहे हैं यहाँ पे। अगर अंग्रेजी में लिखो तो पूरा नाम अंग्रेजी में लिखना, हिंदी में लिखो तो पूरा नाम ही हिंदी में लिखना, जिसे CR फॉर्मूला कहा गया। अगर कोई बच्चा इतना भी लिख पाए तो भी मित्रों उसको अच्छे नंबर एग्जामिनर देता है, क्योंकि आपने मेन थीम उसको बता दी कि हमें पता चल गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस के नेता है, वो भी दिग्गज नेताओं में, कोई ऐसे छोटे से नेता, मतलब ऐसे कोई युवा नेता नहीं है। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा संवैधानिक गतिरोध कम करने, सांप्रदायिक समस्या के समाधान तथा कांग्रेस लीग में आपसी सहयोग के लिए 10 जुलाई 1944 को एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसे CR फॉर्मूला कहा गया। बोलो बात क्लियर हुई? अब बात खास आई, इस फॉर्मूले की क्या खास बात थी? ठीक है, फॉर्मूला तो सामने आ गया, ठीक है। दूसरी बात, इसकी निम्न बातें थी, इसकी निम्न बातें थी। किसकी? इस चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूले की निम्न बातें थी। क्या क्या बात थी? पहली बात, लीग भारतीय स्वतंत्रता का, बहुत सुंदर कथन है ये बात, तो लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करेगी, समर्थन करेगी। इसमें पहली बात तो राजगोपालाचार्य जी ने क्या लिखी है कि मुस्लिम लीग जो है वो भारत की स्वतंत्रता का सपोर्ट करेगी, वो भी कहेगी कि हाँ भारत को स्वतंत्र करिए, वो अंग्रेजों के प्रति फेथफुल नहीं, जो स्वामी भक्ति है वो नहीं दिखाएगी। वे अंग्रेज तो नहीं चाहते ना कि खाली करें, तो वो मुस्लिम लीग को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो मुस्लिम लीग यहाँ पे स्वतंत्रता का समर्थन करेगी, लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करेगी। और एक बात इसी में जुड़ी हुई दूसरा कथन क्या है? अस्थायी सरकार के गठन में लीग कांग्रेस की
सहयोगी की भूमिका निभाएगी, भूमिका निभाएगी। तो एक तो मित्रों कांग्रेस और लीग को एक जगह लाने की कोशिश कर रहा है कौन जी, ये फॉर्मूला कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि अस्थायी सरकार के गठन की कवायद कर रही है लगातार, उसमें लीग भी उनका सपोर्ट करेगी और लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन भी करेगी। एक बात तो ये सामने आ गई जी। इसके अलावा दूसरी बात ध्यान से सुनिए, विश्व युद्ध के बाद, भाई ये जो समय चल रहा है तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार का चल रहा है, विश्व युद्ध कौन सा जी, सेकेंड वर्ल्ड वार। ये सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर है। विश्व युद्ध के बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा। कमीशन इन द सेंस समिति, कमेटी समझ सकते हो। विश्व युद्ध के बाद एक कमीशन का मतलब आयोग ना समझ के आप समिति समझ लो तो ठीक बात है, मतलब समिति ही समझना इसको कि विश्व युद्ध के बाद एक मित्रों कमेटी, विश्व युद्ध के बाद एक समिति का गठन किया जाएगा, एक समिति का गठन किया जाएगा। ध्यान से सुनना, जो उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी भारत में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का निर्धारण करेगी। एक समिति गठित होगी, वो समिति इस बात को चिन्हित करेगी कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में कौन से इलाके हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, ठीक है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का निर्धारण करेगी तथा निर्धारित वयस्क मताधिकार, फिर कुछ वयस्क मताधिकार निर्धारण किया जाएगा कि ये लोग मतदान देंगे, फिर एक मतदान करवाया जाएगा तथा निर्धारित वयस्क मताधिकार के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि मुस्लिम, मतलब इन क्षेत्रों के मुस्लिम भारत में रहना चाहते हैं या नहीं। तो कुछ लोगों को ये बात ठीक भी लग रही होगी, कुछ को नहीं भी लग रही होगी कि भाई लड़ाइयाँ बहुत चल रही थी, हाँ कोई मुसलमान कह रहा हम नहीं रहना चाहते, कोई रहना चाहते, तो तरीका एक ही है जी, कमेटी बैठा लेंगे। कमेटी पहले उन क्षेत्रों को निर्धारित कर लेगी कि जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, जैसे पूर्वी बंगाल है, जैसे फिर मित्रों आपका जो पश्चिमी पंजाब है, ये सिंध है, बलूचिस्तान है, ठीक है, इन क्षेत्रों में जो मुस्लिम ज़्यादा इलाके हैं उनको चिन्हित कर लेगी। फिर वहाँ पे एक निर्धारित वयस्क मताधिकार का चयन होगा कि भैया ये लोग मतदान करेंगे। उस मतदान के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, पता कर लिया जाएगा, वोटिंग करवा ली जाएगी, भैया भारत में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। जैसे देखो आप याद करो जूनागढ़ समस्या, तो आज़ादी के बाद में भी जूनागढ़ रियासत के राजा मोहम्मद खान भारतीय अधिराज्य में मिलने के पक्षधर नहीं थे, वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन अधिकतर जनता हिंदुस्तान में रहना चाहती क्योंकि हिंदू जनसंख्या थी। तो बाद में आप याद करो कि पटेल जी के प्रयासों से फिर जनमत संग्रह करवाया गया था जूनागढ़ में। कहते हैं 1,80,000 वोट पड़े थे, जिसमें से मात्र 91 वोट पाकिस्तान के पक्ष में गए थे कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, बाकी सब हिंदुस्तान ही रहना चाहते थे। तो जनमत संग्रह करवा लीजिए। हालांकि जनमत संग्रह पूरे भारत में की बात नहीं है, संभव नहीं है जी, पूरे भारत की बात नहीं है जी। कश्मीर में आज तक नहीं हो पाया, 3-3 बार कमेटियाँ बैठी हैं, वो एक अलग परिस्थिति है, इसके ऊपर आज हम परिचर्चा नहीं कर सकते। कश्मीर में क्यों जनमत संग्रह सफल नहीं हो पाया, उसके बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं। लेकिन यहाँ जी ये कौन कह रहा है जी, ये लियाकत फार्मूला, सॉरी ये CR फार्मूला में ये कह रहा है कि ऐसा कर लिया जाएगा। तो 2 बातें आ गई। तीसरी इसकी शर्त क्या थी, तीसरी इसमें एक बात और आ रही है सामने, इस फॉर्मूले की ही बता रही हूँ मैं, हम इस फॉर्मूले को ही पढ़ रहे हैं कि इस फॉर्मूले में क्या खास था।
तीसरी बात इसमें यह कही गई, स्वतंत्रता की स्थिति में, अगर मान लीजिए आज़ादी मिल गई, तो स्वतंत्रता की स्थिति में प्रतिरक्षा ने विशेष, स्वतंत्रता की इसे स्थिति में मान लो आज़ादी मिल गई 1%, तो विशेष विषय जो कुछ खास सब्जेक्ट है, विशेष विषय जैसे कि प्रतिरक्षा, जैसे कि संचार, यातायात आदि पर सामूहिक समझौता होगा। कि अगर आज मतलब कुल मिला के आपको लग रहा होगा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला है वो भारत विभाजन की बात कर रहा है, सीधी सीधी बात ये है। अगर विभाजन के बाद जो खास खास पॉइंट है, प्रतिरक्षा है, संचार है, यातायात, इसमें जो दोनों विभाजित भाग होंगे वो एक सामूहिक समझौता कर लेंगे कि हम साथ साथ चीज़ों को यूज कर लें, ठीक है, कुछ चीज़ों को। लेकिन अब खास बात और अंतिम बात, उपयुक्त शर्तें तभी मंजूर होंगी जब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ठीक है, कि ये शर्तें हम तभी मंजूर करेंगे जब भारत को 100% मित्रों फ्रीडम मिल जाएगा। देखिए स्पष्ट है राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने भारत विभाजन तथा टू नेशन थ्योरी, जीना की थ्योरी थी, तथा द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। तो कांग्रेस की ओर से पहला नेता जिसने कहा कि हाँ भारत विभाजन ही सांप्रदायिक समस्या का एकमात्र हल है। ऐसे मत समझ लेना कि ये कांग्रेस के अच्छे नेता नहीं है भाई, उनको ये लग गया है कि हम साथ नहीं रह सकते भाई। जब समस्या इतनी बढ़ गई हो, नासूर बन गया हो कि भाई साहब ये हाथ में मेरे पूरे में घाव हो गया, अब इस हाथ में कीड़े पड़ गए, अब ये नासूर बन गया, अगर मैं इस हाथ को नहीं काटूंगी तो पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। तो फिर कई बार क्या होता है कि समस्या के सुलझाने के लिए एक अंग त्यागना ही पड़ता है। ऐसा लगता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कि जितनी कोशिशें करनी थी कर ली, जितना हाथाजोड़ी करनी थी जीना के सामने कर चुके, आगा खां के सामने कर चुके, लियाकत अली के सामने कर चुके। जब समस्या का सॉल्यूशन है ही नहीं तो पूरे भारत को आग की ज्वाला में झोंकने से बढ़िया है यार विभाजन करो और फ्री, ठीक है, तुम तुम्हारे हम हमारे, तुमको लगता है तो हम साथ में कुछ चीज़ों के लिए आपसे सामूहिक समझौता कर लेंगे। ये इस प्रकार की विचारधारा है, ठीक है। जैसे पटेल के लिए टीचर पढ़ा जाते हैं बच्चों को, सब बच्चे को पटेल भी आजादी, पटेल भी पाकिस्तान के पक्ष में थे। पटेल ने जब माउंटबेटन योजना आ रही थी तो पटेल ने एक लाइन बोली कि पता नहीं आप मुस्लिम लीग और जिन्ना विभाजन चाहते हैं कि नहीं, पर अब हम विभाजन चाहते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि पटेल विभाजन चाहते थे, इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लीग के द्वारा, जिन्ना के द्वारा जो लगातार कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के नेताओं के सामने जो समस्याएं खड़ी करी गई, इससे आदमी फ्रस्ट्रेशन में आ गया और वो दुखी होकर कह रहा है कि यार पता नहीं तुम विभाजन चाहते हो कि नहीं, अब हम चाहते हैं। जैसे कोई बार बार हमें कहता है मैं छोड़ दूंगा या मैं छोड़ दूंगी, तो हम खूब कोशिश करते हैं उसके साथ अंडरस्टैंड करें, लेकिन एक टाइम पे हमको क्या लगता है यार हम तंग आ गए, पता नहीं तू तो छोड़ेगा कि नहीं, हम तुझे छोड़ देते, जा तू जी अपनी जिंदगी। तो ये एक दुखी भाव है, इसको पॉजिटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने भारत विभाजन तथा द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया जी, समर्थन किया, ठीक है। पूर्ण विराम। इस फॉर्मूले पर वार्तालाप हेतु
9 सितंबर 1944 से 27 नवंबर 1944, कितने दिन, देखो 2 महीने लगभग, सितंबर से अक्टूबर 2 महीने से भी ज़्यादा। 9 सितंबर 1944 से 27 नवंबर 1944 तक गांधी एवं जीना में इस समझौते पर विचार विमर्श कर दूं शब्द तो दोनों पूरा हो जाएगा। इस समझौते पर विचार विमर्श हेतु 9 सितंबर 1944 से 27 नवंबर 1944 तक गांधी व जीना में वार्तालाप चला। बैठे भी हैं गांधी और जीना, एक मंच पे भी आए, बैठे थे ना, अभी बातचीत कर रहे थे कि बता यार मान जा जीना, ठीक है। देखो गांधी बेचारा जीना जी को चढ़ा भी रहे हैं, क्या पता मान जाए, है ना। देखो इस अवसर पर गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम, इस अवसर पर गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम, वो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूं आपका पक्ष अपनी जगह ठीक है, आप अपने पार्टी का भला चाहते हो, आप अपने मुसलमान आवाम का भला चाहते हो, आप कायदे आजम हो, आप तो कायदे के अनुसार चलने वाले इतने बड़े बैरिस्टर हो, मान जाओ ना, है ना। तो यानी वो एक तरह से उनको मनाने की कोशिश है, ठीक है। तो इस अवसर पर गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम कहकर उनका कद सम्मान बढ़ाया। सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं है जी, इसको नेगेटिव मत समझिए। कहते हैं कि किसी से इज्जत पाना दुनिया का सबसे बड़ा उपहार होता है और किसी को इज्जत देना दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है। ध्यान रखिए, रूठी हुई खामोशियों से बोलती हुई शिकायतें अक्सर बेहतर हुआ करते हैं, क्योंकि दूरियां बढ़ने से गलतफहमियां और भी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर जिन्ना को कोई वो इज्जत दे रहे हैं तो इससे कोई गांधी की इज्जत कम नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि आप तो कायदे के अनुसार चलने वाले आदमी हो, बड़े आदमी को ही समझाया जाता है, आप समझ जाओगे तो पूरे देश को फायदा होगा, मान जाइए ना जिन्ना, ठीक है। तो इस अवसर पर गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम कहकर उनका कद सम्मान बढ़ाया। देखो गांधी ने बंगाल एवं पंजाब के विभाजन की बात स्वीकार की। मतलब उन्होंने कह दिया कि ठीक है, पंजाब के हम 2 भाग कर लेंगे पूर्वी पश्चिमी, बंगाल के भी हम 2 भाग कर लेंगे पूर्वी पश्चिमी, स्वीकार की। किंतु आजादी के बाद जिन्ना यह विभाजन अभी चाहते थे। गांधी ने कहा ठीक है, विभाजन मान लेंगे हम, आज़ादी के बाद दोनों क्षेत्र अलग कर देंगे ताकि सांप्रदायिक विवाद कम हो जाए। लेकिन जिन्ना ने कहा यह अभी चाहिए, अभी करो। जिन्ना यह अभी चाहते थे। दूसरा विवाद था गांधी हिंदू मुस्लिम को द्विराष्ट्र नहीं मानते थे। वो कहते 2 राष्ट्र थोड़ी, हम 2 एक ही जातियां हैं, दो भारत की 2 बड़ी जातियां हैं। गांधी बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि आगा खां की बात मान लीजिए ना। आगा खां कहते थे हिंदू मुसलमान एक नवविवाहित दुल्हन की 2 आंखों के समान है, एक के बिना दूसरी अधूरी, मान लीजिए ना कायदे आजम। तो दूसरा विवाद था गांधी हिंदू मुस्लिम को द्विराष्ट्र नहीं मानते थे, द्विराष्ट्र नहीं मानते थे। गांधी की बात करें, नहीं मानते थे, किंतु जिन्ना मानते थे। अंततः
जिन्ना ने इसे अस्वीकृत कर दिया। में दो बड़े विवाद थे, एक तो जिन्ना कह रहे बंगाल और पंजाब का विभाजन अब कब करो, और दूसरा हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, ठीक है। जिन्ना ने अस्वीकृत कर दिया और कहा कि यह अंगहीन सड़ा हुआ दीमक लगा उबले अंडे कटा फटा पतंग पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने पाकिस्तान की डेफिनेशन तो खुद ही बता दी कि पाकिस्तान अंगहीन है, पाकिस्तान सड़ा हुआ है, पाकिस्तान दीमक लगा हुआ है, पाकिस्तान उबले अंडे जैसा है, पाकिस्तान कटा फटा पतंग है। तो ये सब विशेषताएं आज तो फिट फोर बैठ रही हैं, ठीक है। तो देखो अंततः जिन्ना ने इसे अस्वीकृत कर दिया और कहा कि यह अंगहीन सड़ा हुआ दीमक लगा उबले अंडे कटा पटा पतंग पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। ये तो था आपका कौन सा फार्मूला जी, सी राजगोपालाचारी फार्मूला। अब देखिए इसी में अगली बात जुड़ती है, देखो देसाई लियाकत पैक्ट। देखो ये तो मतलब अस्वीकृत हो गया। अब देखिए अगली लाइन हम कहते हैं, अगली लाइन दो लाइनें और सुन लो बस। देखिए CR फॉर्मूले के बाद भी संवैधानिक प्रतिरोध कम करने के प्रयास चलते रहे। कोशिश जारी है भाई साहब, प्रयास चलते रहे कि भाई योजना असफल हो गई तो भी प्रयास कर रहे हैं मित्रों। क्या प्रयास चला, देखो प्रयास चलते रहे। क्या बड़ा प्रयास हुआ, देखिए कांग्रेसी नेता श्री भूलाभाई देसाई ने लीग के अध्यक्ष तो जिन्ना थे, लीग के उपाध्यक्ष एवं दूसरे मुख्य नेता, जिन्ना के बाद दूसरा बड़ा नेता कौन सा है लीग का, श्री लियाकत अली, ठीक है। दूसरे मुख्य नेता लियाकत अली के साथ एक गुप्त वार्ता की। छुप के बेचारे मिले, कैसे भी करके सॉल्यूशन निकाल लो यारो, वार्ता की। इसे ही लियाकत देसाई पैक्ट कहते हैं। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले के बाद संवैधानिक प्रतिरोध कम करने के प्रयास चलते रहे। अप्रैल, लाइन जोड़ दूं यहीं पे, अप्रैल 1945 में कांग्रेसी नेता श्री भूलाभाई देसाई ने लीग के उपाध्यक्ष व दूसरे मुख्य नेता लियाकत अली के साथ एक गुप्त वार्ता करी। इसे लियाकत देसाई पैक्ट कहते हैं। मुख्य बातें क्या थी इसकी, मुख्य बातें दो बड़ी बातें थी जी। पहली बात, दो ही बातें थी इसमें खास। पहली बात, नवीन गठित, कैसे भी करके चाह रहे हैं कि भाई लीग मान जाए, सीधी बात है। नवीन गठित अंतरिम सरकार में
कांग्रेस लीग को एक समान, बराबर, सोचो आप, एक समान सदस्य नामित करने का अधिकार होगा। एक समान सदस्य नामित मतलब मनोनीत, नॉमिनेट, नामित करने का। अब इससे ज़्यादा तो और कांग्रेस क्या ही झुक सकती है, आप देखो। और लोग बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं कि गांधी ने विभाजन करा दिया, कांग्रेस ने करा दिया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ तक झुक गए कि जो नवीन गठित जो अंतरिम सरकार बुलाएंगे ना, नवीन गठित अंतरिम सरकार के लिए पहले तुम लीग मना कर देगी, बाद में चली जाएगी। वेवेल ने नेहरू जी को इनवाइट किया था, आइए अंतरिम सरकार बना लीजिए। तो 24 अगस्त 1945 को अंतरिम सरकार बनेगी, नहीं सॉरी 1946 को। फिर 9 दिसंबर को विधानसभा की पहली बैठक हुई दिल्ली में, दूसरी 10 दिसंबर को, तीसरी 11 दिसंबर को। पहले सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ। शुरुआत में तो लीग ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे अंतरिम सरकार में, लेकिन बाद में आ गए। और गजब की बात है, लियाकत अली वित्त मंत्री बन गए अंतरिम सरकार में। और इनका वित्त मंत्री बनना ही अंतरिम सरकार के पतन का सबसे बड़ा कारण, बजट ही पास नहीं हुआ मित्रों, कार्य ही नहीं कर पाई सरकार। तो नवीन गठित किसी भी कोशिश, भाई कोशिश ये कि चाहे मुस्लिम लीग को बराबर अधिकार दिए जाए, पर कम से कम साथ रहें और हम स्वतंत्रता पालें। बस हमें सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए। तो नवीन गठित अंतरिम सरकार में कांग्रेस लीग को एक समान सदस्य नामित करने का अधिकार होगा। और दूसरी इसमें एक और बात कही गई, दूसरी ये कही गई कि अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यकों को 20%, अल्पसंख्यकों हेतु 20%, 20% सीटें आरक्षित करने को कहा गया। किंतु यह योजना भी असफल हुई। इस योजना पे भी कोई खास परिचर्चा नहीं हुई। अंततः गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत की। बस इतना ही आपका आज का टॉपिक था। देखिए मैंने कोशिश करी सरल शब्दों में आपको बताऊं और पूरा बताया, कुछ भी नहीं खाया, विद्या की सौगंध, एक वर्ड भी नहीं खाया आपका। देखो ध्यान से सुनो, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, कांग्रेस के दिग्गज नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा संवैधानिक गतिरोध कम करने, सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए तथा कांग्रेस लीग में आपसी सहयोग के लिए 10 जुलाई 1944 को एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसे CR फॉर्मूला कहा गया। इसके निम्न बातें थी, लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करेगी तथा अस्थायी सरकार के गठन में लीग कांग्रेस की सहयोगी की भूमिका भी निभाएगी। विश्व युद्ध के बाद समिति का गठन किया जाएगा जो उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी भारत में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का निर्धारण करेगी तथा निर्धारित वयस्क मताधिकार के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि मुस्लिम भारत में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। स्वतंत्रता की स्थिति में विशेष विषय प्रतिरक्षा, संचार, यातायात आदि पर सामूहिक समझौता होगा। उपयुक्त शर्तें तभी मंजूर होंगी जब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। स्पष्ट है, राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने भारत विभाजन तथा द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। इस फॉर्मूले पर विचार विमर्श हेतु 9 सितंबर 1944 से 27 नवंबर 1944 तक गांधी और जिन्ना में वार्तालाप चला। इस अवसर पर गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम कहकर उनका कद सम्मान बढ़ाया। गांधी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की बात स्वीकार की, किंतु आजादी के बाद जिन्ना यह अभी चाहते थे। दूसरा विवाद था, गांधी हिंदू मुस्लिम को द्विराष्ट्र नहीं मानते थे किंतु जिन्ना मानते थे। अंततः जिन्ना ने इसे अस्वीकृत कर दिया और कहा कि यह अंगहीन, सड़ा हुआ, दीमक लगा, उबले अंडे, कटा फटा पतंग पाकिस्तान हमें तो नहीं चाहिए। CR फॉर्मूले के बाद भी संवैधानिक प्रतिरोध कम करने के प्रयास चलते रहे हैं साथियों। अप्रैल 1945 में कांग्रेसी नेता श्री भूलाभाई देसाई ने
लीग के उपाध्यक्ष व दूसरे मुख्य नेता लियाकत अली के साथ एक गुप्त वार्ता की। इसे ही लियाकत देसाई पैक्ट कहते हैं। इसमें नवीन गठित अंतरिम सरकार में कांग्रेस लीग को एक समान सदस्य नामित करने का अधिकार होगा और अल्पसंख्यकों हेतु 20% सीटें आरक्षित करने को भी कहा गया, किंतु योजना असफल हो गई और अंततः भारत के गवर्नर जनरल इन्वेस्टर लॉर्ड वेवेल के द्वारा 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत करी गई और इसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए 25 जून 1945 में शिमला में सम्मेलन बुलाया गया, जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं, जिसमें कांग्रेस की ओर से नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया और मुस्लिम लीग की ओर से नेतृत्व इसमें मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। लेकिन वेवेल योजना भी सफल नहीं होगी और इधर मित्रों बाद में शाही नौसेना का विद्रोह हो जाएगा, फिर अंततः कैबिनेट मिशन भारत आएगा। तो इस प्रकार का ये टॉपिक था आपका और उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में। अब खास बातें सुन लीजिए। सबको पता है 3x खुशियाँ चल रही है उत्कर्ष के, यूजीसी, नेट, जेआरएफ और बाकी अन्य सभी कोर्सेज पे कि एक तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में फ्लैट 78% का डिस्काउंट मिल रहा है। एक निर्मल सर का जन्मदिन था 13 अगस्त, इस अवसर पर आपको NG13 यानी निर्मल गहलोत 13 कोड के इस्तेमाल से 13% की अतिरिक्त छूट मिल रही है और रक्षाबंधन के अवसर पर आपको अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट भी मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ घर बैठे शानदार तैयारी मित्रों। एक और खास बात, जो अभी नए फीचर्स ऐड हुए हैं ऑनलाइन कोर्सेज पर, आप प्राइम फीचर्स के साथ आज ही उत्कर्ष ऐप आपके पास डाउनलोड है। इट मीन्स आप क्लास देख पा रहे हो, जिनके पास डाउनलोड है वो इसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि मित्रों इसमें कुछ प्राइम फीचर्स जुड़े हैं, जैसे रिवीजन कोर्सेज ऐड हुए हैं, जैसे मॉडल टेस्ट सीरीज ऐड हुई है, जैसे अनलिमिटेड आस्क डाउट का फीचर्स ऐड हुआ है, अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट इसमें ऐड हुआ है और मित्रों बहुत सारी आपको प्रिंट बुक भी यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटेड आपको बुक भी यहाँ पे मिल जाएंगी। देन इसके बाद में बोले मैम ये जो आपका स्टैंडर्ड कोर्स था और प्राइम कोर्स था इसमें क्या अंतर है? तो देखो स्टैंडर्ड कोर्स में सब चीज़ें थी, लेकिन आस्क डाउट मित्रों एक दिन में 3 थे। अब देखो अनलिमिटेड आस्क डाउट है आपके पास। इसके अलावा देखिए एक बड़ा फीचर्स ये जुड़ा कि इसमें आप एक दिन में 3 क्रिएट टेस्ट कर सकते हो, आप इसमें अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। जो स्टैंडर्ड फीचर्स था इसमें मित्रों प्रिंटेड नोट्स होम डिलीवरी नहीं थी, अब इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स की होम डिलीवरी दे दी गई। उसमें 10 टेस्ट फॉर मेंस नहीं थे, इसमें आपको 10 टेस्ट फॉर मेंस दे दिए गए। उसमें मित्रों 100+ हावर्स का रिवीजन बैच नहीं था, इसमें आपके 100+ हावर का रिवीजन बैच डाल दिया गया है। इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज नहीं थी, इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी डाल दी गई है। तो आप आज ही अपने उत्कर्ष ऐप को मित्रों अपडेट कर लीजिए और नए फीचर्स का आनंद उठाइए। आपको रक्षाबंधन की बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। अगली क्लास में जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।